नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया 24/7। आज हम लोग मौजूद हैं शाहपुर प्रखंड के भीमपट्टी गांव में। भीमपट्टी गांव जो कि प्रसिद्ध है बैजू बाबा के मंदिर को लेकर, और यहाँ पर बड़ी भीड़ होती है, लोग पूजा करने के लिए आते हैं, धार्मिक स्थल है, बड़ा फेमस जगह हो गया है ये। लेकिन इस गांव की पहचान एक व्यक्ति से भी है, जिस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर प्रेम सागर पांडे। यहाँ की मिट्टी से निकले हुए ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने देश के तमाम बड़े शहरों में काव्य मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है अपनी कविताओं के जरिए, और इनकी लोकप्रियता इस हद तक है कि देश में कहीं भी अगर साहित्यिक गतिविधि होती है कोई भी, तो इनको वहां पर खोजा जाता है, इनका बुलावा आता है और ये वहां पे जाते हैं। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर प्रेम सागर पांडे। आइए इनसे इनके जीवन के बारे में समझते हैं, इनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में सुनते हैं, और ये इनसे सुनते हैं कि आखिर कवि बनने की शौक जो है इनके अंदर कैसे आई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। पहले आपके चैनल के जो भी टीम है, आपके चैनल का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमारा साक्षात्कार लेने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। मेरी साहित्यिक यात्रा एक एक्सीडेंट था। वो हुआ क्या था कि एक आनंद पांडे हैं, अचानक मन में विचार था कि मंचों पे जाना है, गलत को गलत, सही को सही बोलने की मन में जिज्ञासा थी कि ये काम करना है, लेकिन वो मंच मिल नहीं पा रहा था। आखिर में कहाँ जाए, राजनीतिक मंच स्थान है, तो हम वैसे मंच की तलाश में थे। तब तक अचानक एक बार आनंद भैया घर पे आए, बोले कि प्रेम देखा ना, बड़ा बढ़िया वीडियो बांटे हैं। हम देखे वो डॉक्टर कुमार विश्वास जी का आपके अलावा कई वीडियो था। लगा कि नहीं यार, ये हम जो बोलना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं यार, आदमी तो वही कर रहा है, क्यों ना इसको सुना जाए। सुने, देखिए, मंचों की तलाश के, तो देखे कि नहीं ये फील्ड हमारी बढ़िया है। तो फिर वहाँ से हमारी गतिविधियाँ जो भी साहित्यिक गतिविधियाँ शुरू हो गई। तो मतलब उनसे मिलने के बाद आप प्रभावित हुए और वहीं से शुरुआत हुई जी। आपने पहला जो मंच था वो आपको कहाँ मिला, जहाँ पर आपने कविताएं पढ़ी थी? तो वो कविता आपकी खुद की लिखी हुई थी या किसी दूसरे लेखक की लिखी हुई कविता थी? नहीं, मेरा पहला मंच था प्रियांशु वात्सल, जिसका जो अच्छा नाम है, साहित्यिक मंचों पे अच्छा चलते हैं। तो उन्हीं के संयोजन में एक लखनऊ में हजरतगंज चौक है, वहीं पे कार्यक्रम था, वहीं पे मेरा पहला मंच था और मेरी अपनी रचना थी। हालांकि उस पहली रचना क्या थी जो आपने उस मंच पे पढ़ी थी? कि अनपढ़ का जय-जयकार लगाते हैं, तभी तो इस देश के बेरोजगार कहलाते हैं। तो मेरी ये कविता थी, पूरी माइंड से थोड़ा लैप्स कर रही थी, तो ये मेरी कविता थी और यही मंच वहाँ से पढ़े थे। हालांकि जो फॉर्मेट था साहित्यिक मंचों पे वो गतिविधि लिखने का गलत था, लेकिन लोगों ने बड़ा प्यार दिया। आज भी मंचों पे सुना जाता है, उसमें संशोधन करके हम उसको सही कर दिया। स्थायी रूप से कहाँ पे रहते हैं? अस्थायी रूप से हम आरा रहते हैं, लेकिन आरा से लगभग से सारे पुल में हमारी गतिविधि तो शुरू रहती है। तो लगभग आरा से ही पूरे भारत का भ्रमण चलता रहता है। आरा में जब से आप रहते हैं, कितने साल हो गए आरा में रहते हुए? तकरीबन 12 साल हो गए। 12 साल तक आप आरा में रहे हैं, अभी आरा में ही आप रहते हैं। आरा में साहित्य को लेकर आप कितने सक्रिय हैं? सक्रियता का मेरा प्रमाण ये है कि जब हम पहले थे तो इकलौते थे। हो सकता है बहुत सारे साहित्यकार थे, लेकिन वो ऐसे साहित्यकार थे जो किताबों में लिखते थे, डायरी में लिखते थे और बनते। मेरी बस छोटा सा योगदान ये रहा कि आज तकरीबन आरा में 100 से 150 साहित्यकार मंचों पे सक्रिय हो गए हैं। और ये नहीं कहते मेरी योगदान है, ये बस माता वागेश्वरी का आशीर्वाद रहा कि हमको वो पथ दिखाई कि नहीं प्रेम ऐसे काम करो, तो हमने काम करना शुरू किया। और आज कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये सही बात है कि आज मंचों पे ले जाने का श्रेय है कम से कम 100 से 150 लोगों को हम मंच पे लेके गए, और उस सक्रियता का यही प्रमाण है। आप अभी बहुत युवा है, तो एक युवा साहित्य के क्षेत्र में आया, जैसे कि युवाओं के लिए नौकरी सबसे जरूरी समझी जाती है कि पढ़ लिख के नौकरी करेगा, और अधिकतर युवा जाना भी चाहते हैं नौकरी में या किसी पेशे में। आप साहित्य की तरफ कैसे मुड़ गए? इतना रुचि, आखिर रुचि अचानक इतना कैसे आ गया? किसी एक आदमी से मिल के आखिर इतना तो नहीं हो सकता है ना कि 12 साल से हम लगे हैं इस चीज़ में, ये अचानक तो नहीं हुआ? नहीं, देखिए, नौकरी ये नहीं कहते कि नौकरी गलत है। हर पेशा बढ़िया है, खूब बढ़िया, काम करना चाहिए। हर
सेक्टर का अपना अपना महत्व है, लेकिन पता ना क्यों ऐसा मेरे मन में लगा कि हम दुनिया का कोई भी काम करें, करना तो कविता पाठ ही है। चाहे हमको राजा ही बना दीजिए, प्रधानमंत्री बना दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन करेंगे भैया कविता पाठ ही। ये तो फिक्स हो गया, वो जहन से निकलेगा नहीं, और वो मरने के बाद ही निकलेगा, वो बैठ गया है। और रही बात रोजगार की, तो वो सारी चीज़ें समय के अनुसार सब कुछ होने हो जाता है। अच्छा, साहित्य की अगर हम बात करें तो वो डॉक्टर कुमार विश्वास जब से भारत में उनका नाम हुआ है, हम देख रहे हैं कि काफी लोग कवि उनसे बनने की प्रेरणा लेकर काफी लोग कवि बने हैं। तो कुमार विश्वास का कितना प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है? उनको पढ़ के आपको क्या लगता है कि आपकी रचनाओं में कहीं ना कहीं वो भी एक प्रभावित करते हैं आपको लिखते समय? निश्चित तौर पे उनका प्रभाव रहता है। तकरीबन हमें लग रहा है कि 2-2.5 साल तक व्यक्तिगत तौर पे कभी काफ़ी हम सुने उनको, पढ़े भी। तो उसका परिणाम ये था कि रचनाओं में उधार आ गई, और कभी कभी ठीक है उनका भी तेवर कभी कभी बगावती हो जाता है, लेकिन मेरा तेवर ही बगावती हो गया, क्योंकि विनीत चौहान जो देश के बड़े नाम हैं। उसके बाद कि विनीत चौहान से काफ़ी प्रभावित हुए, लेकिन लगा कि नहीं, जो हम बोलना चाहते हैं तो गलत की बगावत तो करना पड़ेगा। अगर गलत को गलत बोलने की हिम्मत लानी है तो उसके लिए बगावत तो अपनाना पड़ेगा। तो यही वजह था कि बगावती तेवर हमारे अंदर डेवलप हो गया। आपने बगावत की बात कही, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आपकी एक रचना जिसको कि लेके काफी लोग, कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बुरा भी मान लिया उस रचना को लेके कि मैं जो सस्ता बिका हूँ तुम्हारे लिए, या फिर आजकल मैं लोगों को जीने का तरीका सिखा रहा हूँ। इस तरह की रचनाएं जिसमें कुछ लोगों को उस लाइन ने बड़ा पिंच किया था, और वो लाइन जो थी उसको कुछ लोगों ने इसलिए बुरा मान लिया कि शायद उन लोगों को लगा कि ये मेरे ऊपर ही लिखी गई है। ये जो लाइन थी वो क्या थी, वो मैं सुनना चाहता हूँ। नहीं, देखिए होता क्या है कि जब आप साहित्य की गतिविधियाँ होती हैं, आप रचना का लगभग रचना रचित करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि जब लिखा जाता है तो ये देख के लिखा जाता है कि जो भी लोग सुने वो लगे कि मेरे लिए लिखा गया है। और सच्चे साहित्यकार का लगभग प्रमाण यही है कि जब कोई लिखे, कोई भी पढ़े, तो उनको ये महसूस हो कि नहीं ये मेरे लिए लिखा गया है, तब वो रचनाएं सार्थक होती हैं। जैसे मेरी एक बड़ी फेमस लाइन थी कि संबंधों के चिर हरण पे हम भी मौन रह जाते हैं, कुछ खोने कुछ पाने में सब कुछ खो जाते हैं। संबंधों के चिर हरण पे हम भी मौन रह जाते हैं, कुछ खोने कुछ पाने में सब कुछ खो जाते हैं। लोगों की कसमों वादों पर अब यकीन न रहा, जब अपने होने का दावा कर जयचंद निकल जाते हैं, जयचंद निकल जाते हैं। यही वो शायद मैं गलत था, मैं बोला था यही वो लाइन थी जिसको कि लेके काफी लोगों ने बुरा मान लिया। अभी के जो साहित्यकार है, अगर हम आपसे मेरा एक सवाल है कि आप जब लिखते हैं, आप जब कुछ भी लिखते हैं, चाहे मुक्तक लिखते हैं, कविता लिखते हैं, गजल लिखते हैं या शायरी लिखते हैं, आपको आपकी एक दो लाइनें थी जिसने की काफी सुर्खियां बटोरी, और कुछ लोगों ने विवाद करना भी चाहा उस लाइन पे कि संबंधों के चीर हरण पे हम भी चुप रह जाते हैं। ये लाइन कहाँ से ये विचार दिमाग में आया, या फिर किसी को सोच के लिखे थे, या कि संयोग बस था कि हो ये किसी पे फिट बैठ गया? आखिर इसके पीछे की क्या कहानी थी? देखिए ऐसा कुछ नहीं था। होता क्या है ना कि आपसे बोले हैं कि जब भी रचना का सृजन होता है, रचनाओं का सृजन जब होता है तो ये देख के होता है कि नहीं हम लिख रहे हैं तो लोगों को लगे कि नहीं मेरे लिए लिखा गया है। और ऐसा कोई व्यक्तिगत नहीं था। एक चीज़ समझ आइए कि शायद हमें लगता है कि जो घटनाएं घटती हैं आप उस पर लिखते हैं तो वो रचनाएं सार्थक नहीं होती हैं। जो माता बागेश्वरी आपसे लिखवाती हैं, चाहे वो रात का 2 बजे हो, 1 बजे हो, 3 बजे सुबह में हो, 5 बजे हो, तो जब वो अपने मन से लिखवाती हैं तो वो रचनाएं आपकी पहचान बनाती हैं। तो शायद उन रचनाओं में से मेरा एक रचना है जिसको हम लिखे थे, और ये माता बागेश्वरी ने लिखा था। वो कोई किसी के ऊपर प्रभावित होकर, किसी घटना से प्रभावित होकर ये रचना हमने लिखी। आपकी रचनाओं में बगावती तेवर रहता है। आपके जो फैन है हमेशा कहते हैं कि एक बगावती तेवर रहता है, एक नाराजगी रहती है, अंदर से गुस्सा रहता है, क्रोध जिसको बोला जाता है। वो क्या है? जबकि अधिकतर लोग तो श्रृंगार के ऊपर लिखते हैं, प्रेम के ऊपर लिखते हैं। प्रेम पे काहे इतना आप कम लिखते हैं, हम ये आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। प्रेम अधिकतर लोग लिखते हैं, और ये एक ऐसा क्षेत्र है
कि जिसपे आपके जितने भी चाहने वाले हैं, आपको जितने भी सुनने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं, उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि आप प्रेम के ऊपर इतना कम कलम क्यों चलाते हैं। बगावती तेवर हमेशा रहता है आपके, जितनी भी आपकी रचनाएं हैं उसमें लोगों ने देखा है कि हमेशा आप बगावती, एक अंदर से एक क्रोध रहता है आपकी रचनाओं में। प्रेम के ऊपर इतना कम आप क्यों लिखते हैं, या आप लिखना नहीं चाहते हैं, आपका फेवरेट जॉनर नहीं है, आपके नाम में प्रेम है, और प्रेम ही क्या है, आप तो प्रेम के सागर हैं, तो ये फिर इतना नाराजगी क्यों प्रेम के ऊपर? नहीं नहीं, देखिए किसी झूठ से हमें नाराजगी नहीं है। बात ये है ना कि एक गुस्सा है, एक अंदर से क्रोध है, वो एक सिस्टम के प्रति जो गलत कर रहा है, उस व्यक्ति के प्रति, उस संस्था के प्रति, उस मतलब कि पूरी व्यवस्था के प्रति जो गलत कर रहा है। जब देखते हैं कि हम ये सिस्टम बना हो, उसके बावजूद इनका काम नहीं हो पाता है, संकट में पड़ जाते हैं, कोई व्यक्ति किसी को छल कर देता है, तो अंदर में क्रोध आता है, दुखी मन होता है, तब ये बगावत निकलता है। ऐसा नहीं कि किसी ये जो क्रोध है ना, उनका मूल कारण यही है, और यही वजह है कि किसी व्यवस्था, क्योंकि ये चीज़ है कि जब आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद जब इस परिदृश्य को पढ़ा जाएगा तो श्रृंगार नहीं पढ़ा जाएगा। उस टाइम ये देखा कि वो ये सत्ता के विरुद्ध कौन खड़ा था, इस व्यवस्था के विरुद्ध में कौन खड़ा था, इसकी सच्चाई कौन बता रहा था, तो उस टाइम श्रृंगार वालों की नाम नहीं सामने आएगी। उस टाइम ये देखा है कि इस व्यवस्था से, सिस्टम से कौन क्रोधित था, कौन गुस्से में था, कौन आवाज उठा रहा था, उस टाइम मेरा नाम आएगा, ना किसी श्रृंगार का। यही बोलते श्रृंगार का जो खराब है वो कल्पनाओं में चलती है और यथार्थ में चलता है, फर्क इतना ही है। तो आप बोल रहे हैं कि हम 50 साल बाद अगर लिखा जाएगा ना, अगर लोग पढ़ेंगे और बातें चलेगी, तो इस जोन की बात चलेगी, तो जो प्रेम वाला है उसको लोग उतना नहीं सुनेंगे। लेकिन देश के सबसे जो चर्चित अभी कवि है, जिनको करोड़ों लोग चाहने वाले हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास, उनका फेवरेट जो विषय है वो प्रेम है, प्रेम के ऊपर वो लिखते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं इस बात को, जिनको कि आदर्श मान के, शायद आपकी लेखनी में भी उनका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रभाव है आपको लेखक बनाने में, कवि बनाने में। डॉक्टर कुमार विश्वास प्रेम के ऊपर इतना लिखते हैं, उनकी अधिकतम रचनाएं आप देखिएगा तो, या फिर जो कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझ, उनकी जो आज तक की सबसे फेमस जो लाइनें हैं उस कविता की यही थी जी। तो आप कैसे कह सकते हैं इस बात? नहीं, तो वो आप देखिएगा अगर उनकी रचनाओं में, तो वो जैसे किसी पार्टी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, क्रोध भी है, श्रृंगार तो वो केवल युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लिखे, ताकि युवा आकर्षित हो। लेकिन अगर उससे गर्भगृह में जाइएगा, अंतःकरण में जाइएगा, तो आपको नजर आएगा कि नहीं, वो सिस्टम के प्रति बगावत है। क्योंकि वो प्रोफेसर की नौकरी छोड़ के अन्ना जी के आंदोलन में आए थे। क्यों आए थे? श्रृंगार पढ़ने तो आए नहीं थे, व्यवस्था के प्रति नाराजगी थी, क्रोध था, तभी ना आए थे। तब वहां से बगावती तेवर उनका शुरू हुआ। असल में वो बगावत के लिखते थे। तो जो बगावती तेवर अपनाते हैं उनको पार्टी अपनी तरफ आकर्षित करती है, क्या कुछ ये भी चल रहा है क्या प्लान फ्यूचर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति से लगभग हम दूरी बना के रखते हैं, मैंने संतुलित जो दूरी होती है, ताकि ज़्यादा नज़दीक में ज़्यादा दूर नहीं, वो बना चलते हैं। अगर समय गर्भगृह में क्या छिपा हुआ नहीं पता, जैसा होगा बाद में देखा जाएगा। हालांकि ये सही बात है कि लगभग देश के बड़े बड़े पार्टियों से प्रस्ताव अच्छे पदों के लिए आया हुआ है, लेकिन अभी मतलब उस पर ध्यान से देख नहीं कर रहे हैं। आपकी एक लाइन है बड़ी फेमस है कि मैं जो सस्ता बिका हूँ तो महंगा बिका हूँ, माफ करिएगा, महंगा बिका हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, कि मैं जो महंगा बिका हूँ तुम्हारे सिवा, रात बिकी करूँ तुम्हारे सिवा, दर बदर में भटकता रहा रात पर, रात बिकी करूँ तुम्हारे सिवा। तो ये मेरी पसंदीदा रचना में से है, और जिसके लगभग देखा जाए तो रात के 2 बजे तक लिखे, 2 बजे लिखे था, और माता बागेश्वरी ने लिखवाया था। और सच में ये रचना मेरे जीवन में बहुत साफ है। ये आजकल के प्रेमियों के दिल का दर्द था। नहीं, ये था कि जिसकी वजह से हम कवि बने, उसके लिए समर्पित था। ये जिसकी घटनाओं ने, जैसी घटनाओं ने था कि जिन लोगों ने हमें कवि बनाया, जिन लोगों ने हमें सहयोग किया, उन सब के लिए रचना समर्पित थी, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं थी। आज तक की आपकी सबसे अगर कोई प्रसिद्ध लाइन जिसको कि आप देश के तकरीबन हर एक बड़े मंच पर आप दर्शकों के बीच सुनाए हैं और वो आपकी पहचान बनी है, ऐसी कोई लाइन? हमारी पहचान की लाइन है, जैसे टैगलाइन की लोग बोलते हैं कि प्रेम अब इससे बेहतर नहीं लिख सकते हो। हमको लगता है कि अभी एक लाइन लिखा था कि
दिखावा बहुत करते हैं, मेरे मनपसंद लोग मन से उतर रहे हैं, मेरे मनपसंद लोग। मतलब देश के बड़े बड़े साहित्यकारों ने बोला कि प्रेम तुम्हारी बात, एक मेरी जो रचना है जो फेमस है बात वाली, तो बात के ऊपर एक बहुत ऊपर की चीज़ ये हो गई। तो मेरी जो फेमस मेरी पहचान की लाइन है कि बात ये नहीं कि बात नहीं, बात करने की अब बात नहीं, बात तो बहुत करनी है दिल की, लेकिन जो बात थी अब वो बात नहीं, जो बात ये तो लोग बोले कि नहीं प्रेम ये बात वाली तो बहुत ऊपर की चीज़ है, लेकिन इससे भी ऊपर की चीज़ तुम अभी लिखती हो। हमें लगता है कि रचनाएं जहाँ रुक जाती हैं वहाँ पर साहित्य फुल स्टॉप लग जाता है, लेकिन रचनाएं रुकनी नहीं चाहिए। उससे बेहतर रचना जब भी लिखते हैं तो नहीं यार इससे तो बढ़िया ये लिखती है, इससे बढ़िया ये लिखती है। कुछ दिन बाद लगता है कि ये बढ़िया लिखे हैं, अब संतुष्टि मिलती नहीं, फिर लगता है नहीं कुछ दिन बाद लिखते तो नहीं यार इससे तो बढ़िया वो लिखे, तो ऐसा चलता रहता है। आज तक की आपका आज तक जो अनुभव रहा है लिखने का या फिर मंचों पे कार्यक्रम देने का, उसमें कोई ऐसी कविता कहते समय की कोई ऐसी यादगार चीज, कोई ऐसी घटना देश के किसी मंच पे कोई याद है जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा सम्मान मिला हो या फिर लोगों ने सबसे ज्यादा आपका उत्साह बढ़ाया हो? सबसे ज्यादा किस शहर ने सबसे ज्यादा प्यार दिया है? देखिए हमें जो है देखा जाए तो लखनऊ ने बड़ा योगदान दिया। हम लगभग प्रेम सागर पांडे से कभी प्रेम सागर पांडे बनाने में लखनऊ शहर की भूमिका बहुत अहम रही है। और अभी गए थे 2-4 रोज़ पहले, काफ़ी दिनों बाद गए थे, लखनऊ शहर की यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि शुरुआती दौर में लखनऊ शहर ने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट। उसके बाद एक नरगढ़िया से कार्यक्रम था, शहीद चौक था वहाँ पे 14 सितंबर कार्यक्रम था, वो भी कार्यक्रम बहुत सफल था। उसमें ये होता कि सबसे लास्ट में हमें पढ़ने के लिए बुलाएगा और पब्लिक भी अच्छी खासी, मतलब बहुत ज़बरदस्त लोग ने सुना। और एक बेहतर चीज़ था कि पटना में कार्यक्रम था, कोई साइंस कॉलेज था, वहाँ पे गए थे, बीआईटी मिश्रा भी गए थे, तो लगभग रहा। लेकिन सबसे शहर की बात करें तो लखनऊ हमें बहुत प्यार किया। अच्छा, आपसे मेरा एक सवाल ये भी है कि आप अपने समकालीन जो लिखने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आप उनके साथ मंच शेयर करते हैं या फिर उनको अगर कोई सलाह देनी है या फिर आपके जो जूनियर हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सलाह लेता कहाँ है कोई? सलाह लेने की परंपरा लगभग खत्म हो चुकी है। सलाह लेते भी हैं तो बोलते हैं बाद में कि अरे ये अब सलाह नहीं। लेकिन सही बात है कि साहित्य में साधना की जरूरत होती है। साधना किसी का अगर मान लीजिए कि 10 रचनाएँ लिखे, 20 रचनाएँ लिखी, आप बोल दीजिए हम जा रहे हैं किताब छपवाने के लिए, बोल दिए कि हम जा रहे हैं भाई डॉक्टर कुमार विश्वास से अपना कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर देखा जाए तो जब रश्मि रथी विंगल सिंह ने लिखा था तो लगभग 14 वर्षों का टाइम लिया था। वो इतनी पतली सी किताब है, मुश्किल से देखा जाए तो 70-80 पेज है। और डॉक्टर कुमार विश्वास जब दूसरी किताब निकाले कि फिर मेरी याद, तो वो फिर तेरी याद, तो वो किताब जो थी लगभग 12 वर्षों बाद आई थी। तब कैसे परिकल्पना कर लेते कि हमारे पास इतना कंटेंट है? कंटेंट होने से ही नहीं होता है। अब ऐसा थोड़ा कर दीजिए कि हम बहुत बड़े रचनाकार हो गए, ऐसा नहीं होता है। साधना की जरूरत होती है। अब तपे कितना है, जले कितना है, जैसे चाय खीर इस जितना पकता है ना, जितना उम्र दिया जाता है तो वो उतना ही उसमें गुणता, उसकी क्वालिटी बढ़ती जाती है। तो आपने दिया कहाँ से आपने? तो मैं जितने भी नामांकुर लोग हैं, जितने भी हमारे करीबी लोग हैं, जितने भी अच्छे साहित्यकार हैं जो नामांकुर अभी लिख रहे हैं, उनसे विशेष आग्रह रहेगा कि नहीं अभी तपिए, जानिए, सुनिए, अभी सारी चीज़ों को समझिए, उसके बाद आप लेकिन आपको माता बागेश्वरी का आशीर्वाद हो तुरंत आप पिक कर दीजिएगा। बस एक कोई आ जाएगा, हम लेकिन कोई बड़ा आदमी आपको पुश कर दिया, काम हो गया। तो आप उस पल का इंतजार कीजिए, निश्चित तौर पे काफ़ी बेहतर काम होगा। अभी देश के जितने भी रचनाकार हैं, अगर स्थापित उन लोगों के बारे में अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा आप किससे प्रभावित हैं? अगर डॉक्टर कुमार विश्वास के बाद के लोगों की अगर बात करें तो किसकी रचनाएं आपको ज़्यादा प्रभावित करती हैं और आपको लगता है कि ये सच में अद्भुत लिखते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, लिखते टाइम कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा मिलती है? देखा जाए तो इमरान प्रताप बड़ी साहब से ज़्यादा हम प्रभावित हैं। और लगता है कि सत्ता के खिलाफ अगर गलत के विरोध अगर कोई लिखता है तो इमरान प्रताप बड़ी साहब लिखते हैं। ये नहीं बोलते कि मेरे फेवरेट है, लेकिन हाँ उनसे प्रभावित होते हैं, लगता है कि अच्छा लिख रहे हैं। फिर अगर देखा जाए तो नवाज देवबंदी साहब लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। मनिका दुबे जी लिखते हैं, तो लगता है कि नहीं ये लोग पढ़ने लिखे। लेकिन अगर प्रभावित की बात करें, जो बगावती थे इमरान प्रताप बड़ी साहब का थोड़ा सा प्रभाव हमारे ऊपर ज़्यादा आता है। वो ठीक है, वो अलग तरीके से सोचते हैं, हम अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन हाँ थोड़े प्रभावित तो रहते हैं। कविताएं जब मंच लगाए जाते हैं और उस पर कविताएं पढ़ी जाती हैं, चाहे वो बड़े शहरों में या छोटे शहरों में, गांव की तरफ इसका रुझान क्यों नहीं हो पाता है? गांव के जो लोग होते हैं वो आपने अपनी शादी में एक बड़ा अद्भुत काम किया था। आपकी शादी में कवि सम्मेलन हुआ था, आपके जो शुभ तिलकोत्सव था उसमें कवि सम्मेलन हुआ था।
ये विचार आपके दिमाग में कहाँ से आता है? क्योंकि ये बड़ा अद्भुत था, शायद मेरे ख्याल से देश में बहुत कम ही जगहों पे इस तरह की चीजें होती होंगी। आपने इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया? मैं इसको रिस्क इसलिए बोलूँगा कि गांव में तो लोग नाच देखते हैं, साहित्य की तरफ किसका रुझान होता है, और गांव में कविता को शहर से गांव की तरफ लाने में आप जितना लगे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि ये संभव है आने वाले वर्षों में कि बड़े बड़े आयोजन गांव में भी होंगे, उस पर कविताएं पढ़ी जाएगी और देश के बड़े बड़े कवि गांव में भी आएंगे और मंच लगेगा और हजारों लोग बैठ के उनको सुनेंगे? निश्चित तौर पे ये संभव है। अगर प्रयास नहीं करेंगे तो ना संभव नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उसका परिणाम बेहतर आ रहा है। जहाँ हम बात की कि अपने शहर में लगभग हम अकेले काम कर देते हैं, आज हमारे साथ काम करने वाले बहुत हाथ हो गए हैं, सब लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो वो प्रयास करने से हुआ है। हमने प्रयास किया यहाँ पे, तो लोग बोले नहीं प्रेम यहाँ पे अब हम लोग भी कार्यक्रम करेंगे। 2-4 मित्र मिले कि हम प्रेम जी शादी में तिलक में कभी सम्मेलन कराना चाहते हैं अपने, तो एक प्रयास से हुआ ना चाहिए। लोगों को लगा कि नहीं ये भी चीज़ होता है, उससे बेहतर समाज के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं उन लोगों का जो स्टैंडर्ड है, जो सुनने की क्वालिटी है, ऊपर लेवल की है, और वही लोग समाज का नेतृत्व करते हैं। तो वैसे लोगों का पसंद जो है कवि सम्मेलन है, कविता है, तो वैसे लोग एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। क्योंकि हमें याद है कि तिलक के हमारे शादी के बाद, कार्यक्रम के बाद तकरीबन हमें लग रहा है कि 10 से 15 लोगों का फ़ोन है कि प्रेम जी हम अपना शादी में कार्यक्रम कराना चाहते हैं। और ये बता दें कि तकरीबन अभी तक कम से कम 15 से 20 ऐसे ऐतिहासिक काम किए जो आज तक भारतवर्ष में कोई नहीं किया। ये नहीं बोलते कि कोई नहीं किया, किए होंगे जानकारी नहीं, लेकिन हाँ ऐसे हमने जो अभिनव प्रयोग किया है वो कोई नहीं किया है, और उसका परिणाम एक था शादी में कमीशन मिला। घर की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिला था जब आप साहित्य के क्षेत्र में थे? आपको कितना सपोर्ट मिला घर वालों की तरफ से? नहीं, सपोर्ट सबका घर का रहा है, ऐसा नहीं है कि हाँ एक चीज़ था कि घर वालों से नहीं बोलते थे चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें थी। बाकी सब बाद में धीरे धीरे डिस्क्लोज हो गया मैटर, सब कुछ जान गया, तो इसमें सपोर्ट रहा। तो ये नहीं बोला कि नहीं कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। मेरा आपसे एक सवाल है कि साहित्य को लेकर आगे जो आप करने वाले हैं, आपकी योजनाएं क्या है? थोड़ा उससे भी कुछ आप बता दीजिए। मेरा अंतिम सवाल आपसे यही है। देखिए, मेरे जो प्लानिंग होते हैं, जो हमें मतलब कि जन्म दिए हैं, उनको भी नहीं बताते हैं। ये एकदम कड़े शब्दों में हम कहते हैं कि हमारे अगर प्लान अगर डिस्क्लोज हो गए तो फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मेरे दिमाग में प्लान सेट है, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, ये जरूर है कि साहित्य को उत्कर्ष पे ले जाने के लिए शहर में, अपने क्षेत्र में हमारे दिमाग में बहुत सारे प्लान हैं, उस पर काम करें और उन सबका परिणाम भी बेहतर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ से माफ़ी हम चाहेंगे कि अपने प्लान हम डिस्क्लोज कर नहीं करते हैं, चाहे हमारे जो हमको जन्म दिए हैं उनके लिए क्यों नहीं, वो भी पूछते हैं तो बताते हैं कि नहीं किया ये काम। हाँ, जिस दिन काम होता है मेरा उस दिन ज़रूर बताते हैं कि भैया ये चीज़ काम था, ये कर दिया आपको गया। तो ये चीज़ मेरा जीवन का प्लान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रेम सागर पांडे, जिन्होंने अपने साहित्यिक यात्रा के बारे में हमें बताया और तमाम जो चीज़ें थी वो आपके सामने रखी। बने रहिए लाइव इंडिया के साथ। नमस्कार।